नमस्कार बच्चों, आप सबों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है संगीता इस पाठशाला में। हम लोग आज कक्षा 9 की यानी कि क्लास 9th के जो भी वीडियोस आगे हम लोग पढ़े हुए हैं उससे आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग को करना क्या है। तो बच्चों, जैसा हमने कहा कि आज हम क्लास 9 विषय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर की पार्ट 3, जिसमें कि हम देखेंगे इसके प्रश्न और उत्तर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जिन लोगों ने भी इसके चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है वो लोग डिस्क्रिप्शन में जा कर के मैंने नीचे लिंक दिया हुआ है, आप चैप्टर को देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 में जो है चैप्टर है आपका। आइए तो देखते हैं आज हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो बच्चों ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम्स में भी आएंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। भारत में जनगणना के दौरान 10 वर्ष में एक बार प्रत्येक गांव का सर्वेक्षण किया जाता है। पालमपुर से संबंधित सूचनाओं के आधार पर निम्न तालिका को भरिए। इस तालिका को मैंने भर दिया है, लेकिन आप देखिए कि पहले क्वेश्चन क्या किया था कि गांव में पूछा है कि अवस्थित क्षेत्र क्या क्या है। यहाँ पे इस गांव में, पालमपुर गांव में अवस्थित क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो एक छोटा गांव जो एक बड़े गांव रायगंज और एक छोटे कस्बे शाहपुर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या क्या अवस्थित क्षेत्र है। एक है रायगंज, एक बड़ा गांव है, और एक कस्बा है जो है शाहपुर नामक। ठीक है, दूसरा है ख में आपका पूछा गया है कि गांव का कुल क्षेत्र कितना है। तो गांव का कुल क्षेत्र कितना है बच्चों, 166 हेक्टर। ये हम लोगों ने जो है चैप्टर में भी बताया है और मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया था अच्छे से। आइए दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं। खेती के आधुनिक विधियों के लिए ऐसे अधिक आगतों की आवश्यकता होती है जिन्हें उद्योगों में विनिर्मित किया जाता है। क्या आप सहमत हैं? हम लोगों ने आधुनिक विधियों को देखा है और हम ये भी जानते हैं कि उसमें काफ़ी सारे ऐसे जो है विनिर्मित चीज़ें हैं जो हमें उद्योगों के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, तो इसकी में आगत जो है वो आवश्यक होती है। तो आइए देखते हैं। तो हाँ, हम सहमत हैं कि आधुनिक कृषि तकनीकों के लिए अधिक साधनों की ज़रूरत होती है जो उद्योगों में बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आधुनिक कृषि आगतें जैसे नलकूप, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक आदि का उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि कृषि एवं उद्योग एक दूसरे पर सामूहिक रूप से निर्भर हैं। दोनों एक दूसरे के सहायक एवं पूरक है। यदि एक में विकास होता है तो दूसरे उससे अधिक पीछे नहीं रहेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या पता चला, जो उद्योग है और जो हमारा कृषि है वो एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। एक में अगर उन्नति होगी तो दूसरे में भी उन्नति होगी, क्योंकि एक में अगर हम लोग ऐसे जो है विनिर्माण कर रहे हैं जो कि कृषि में हमें मदद कर रही है, तो दोनों का जो है विकास होगा। ठीक है, तो इसका जवाब क्या है, हाँ, हम सहमत हैं। आइए अब तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस प्रकार मदद की। तो हम जानते हैं कि बिजली आने से पालमपुर गांव जो है काफ़ी मायने में बदल गया। तो पालमपुर में बिजली के जो प्रसार है उसमें किसानों को निम्नलिखित प्रकार से मदद की गई थी। देखिए क्या क्या है। पहला, विद्युत प्रकाश, पंखे, प्रेस एवं मशीनों ने किसानों के घरेलू कार्यों में मदद की। दूसरा, सिंचाई की उपयुक्त विधि नलकूपों एवं पंपिंग सेट को बिजली द्वारा चलाया जाता था, जिससे कि उन्हें सिंचाई में मदद मिलती थी। तीसरी, कृषि उपकरण जैसे हार्वेस्टर, थ्रेशर आदि ने किसानों की सहायता की है। चौथी है, बिजली का उपयोग गांव में प्रकाश के लिए भी किया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, जिससे बच्चों की शिक्षा में मदद मिली, उन लोगों की घरेलू कार्यों में मदद मिली, कृषि में तो मदद मिली ही। ठीक है, आइए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन देखते हैं। क्या सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, और अगर है तो क्यों? भाई हाँ, सिंचित क्षेत्र को तो बढ़ाना महत्वपूर्ण है ही, हमारा उससे उत्पादन बढ़ेगा। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा, सिंचित क्षेत्र को बढ़ाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके महत्व के कारण निम्नलिखित हैं। तो देखिए आइए बच्चों की क्या क्या इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, पौधों का जन्म, उनका विकास, फलना और फूलना।
मिट्टी, जल और हवा के कुशल संयोग पर निर्भर करता है ना। दूसरा, यदि सिंचाई की असुविधा के कारण जल प्राप्त नहीं होता तो फसल सूख जाएंगी। यदि लगातार जल की कमी रहे तो अकाल का भय हो सकता है ना बच्चों। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो कैसे भाई हम लोग सिंचाई कर पाएंगे। तीसरी है कि सिंचाई की सुविधा प्राप्त भूमि के टुकड़ों में कृषि उत्पादन असिंचित भूमि के टुकड़ों के उत्पादन से अधिक होता है। चौथा है, कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचित क्षेत्र महत्वपूर्ण ही नहीं बल्कि आवश्यक है। तो अगर कृषि क्षेत्र में सिंचित क्षेत्र ही नहीं रहेगा तो उत्पादन किस प्रकार से होगा। उम्मीद करती हूँ कि ये सवाल का जवाब क्लियर हो गया होगा। अब आइए आगे देखते हैं 5वां क्वेश्चन। पालमपुर में 400 परिवार में भूमि के वितरण की एक सरणी बनाइए। ठीक है, हम लोगों ने देखा था कि 450 परिवार किस प्रकार से वहाँ रह रहे हैं, तो वहाँ पे कैसे कैसे वर्ग के लोगों को कैसे कैसे हम लोगों ने विभाजित किया है उसी को इस सरणी में दिखाया गया है। तो पालमपुर गांव में 450 जो परिवार है उसकी में भूमि की वितरण जो है वो सरणी के द्वारा समझिएगा। सबसे पहले तो 150 परिवार जिसे हम 1/3 कह रहे थे ना बच्चों, जो कि भूमिहीन थे, जिसमें से अधिकतर जो थे वो दलित वर्ग से आपका आते थे। दूसरा है 240 जो है ऐसे परिवार थे जो 2 हेक्टेयर से कम के टुकड़े ज़मीन पर अपना खेती कर रहे थे, छोटे किसान जिसे हम कहते हैं। और 60 परिवार कुल ऐसे थे जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि के टुकड़ों पर खेती कर रहे थे, जिसे हम मध्यम और बड़े किसान कहते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने इन 3 श्रेणियों में बांटा है। एक है आपका भूमिहीन जो कि दलित वर्ग से आते थे, फिर है आपका 240 परिवार जो कि छोटे किसान हैं, और 60 जो कि मध्यम और बड़े किसान हैं। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है। हम लोगों ने बार बार इसका जवाब कहा है कि वहाँ पे जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हैं। ठीक है, मज़दूर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में क्यों है, क्योंकि देखिए आप देख ही पा रहे हैं ऊपर वाले सरणी में ही देखिए ना कितने छोटे छोटे किसान हैं जिनकी अपनी भूमि नहीं है, तो वो कहाँ जाएगा। वो इसलिए मज़दूरी करने के लिए जो है दूसरे के खेतों में जाएगा और न्यूनतम मज़दूरी में काम करेगा। मज़दूरों की संख्या ज़्यादा और काम है कम, तो इसी कारण से क्या है न्यूनतम मजदूरी में उन्हें काम करना पड़ता था। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा, आंसर को देखिए ज़रा। पालमपुर में श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम होने के निम्नलिखित कारण हैं। श्रमिकों की मजदूरी, लाचारी और बेकारी उन्हें न्यूनतम से कम मजदूरी स्वीकार करने के लिए विवश करती है। दूसरा, जमींदारों और बड़े किसानों द्वारा श्रमिकों का शोषण। तीसरा, आवश्यक मात्रा में रोजगार का उपलब्ध ना होना। चौथा, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का देहातों में लागू ना किया जाना। जैसे हमने कहा है कि कम से कम कोई अगर एक दिन के लिए काम कर रहा है तो उनकी मजदूराना कितनी होनी चाहिए, 300 रुपये, लेकिन मिलता कितना था लोगों को मजदूरी करके, मात्र 160 रुपये। ठीक है, क्योंकि मजदूरों की तादाद ज़्यादा थी। अब है कि यही कारण है कि गरीब मजदूर को जो कुछ भी मजदूरी दी जाती थी उसे वह अपने भाग्य विधाता का वरदान समझकर ही ले लेते थे, क्योंकि कुछ ना कमाने से तो कुछ अच्छा। इसी वजह से उनका शोषण भी होता था और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी स्वीकारना पड़ता था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अपने क्षेत्र में 2 श्रमिकों से बात कीजिए। खेतों में काम करने वाले या विनिर्माण कार्य में लगे मजदूरों में से किसी को चुनें। उन्हें कितनी मजदूरी मिलती है, क्या उन्हें नगद पैसा मिलता है या वस्तु रूप में, नगद पैसा या वस्तु रूप में मिलता है क्या उन्हें नियमित रूप से काम मिलती है, क्या वे कर्ज में हैं। आपको ये सारी बातें पता करनी है। तो देखिए, खेतों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों को लगभग 35 रुपये प्रतिदिन मजदूरी प्राप्त होती है। मजदूरी की राशि कुछ श्रमिकों को पूर्ण रूप से नगद और कुछ को पूर्ण रूप से अनाज के रूप में एवं अन्य को दोनों पद्धतियों द्वारा अर्थात कुछ नगद कुछ अनाज के रूप में प्रदान किया जाता है। तो
इस तरीके की उनकी अवस्था है। अब 8वां क्वेश्चन देख लीजिए। एक ही भूमि पर उत्पादन बढ़ाने के अलग अलग कौन से तरीके हैं, समझने के लिए उदाहरण का प्रयोग करें। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, और ये सवाल आपके एग्जाम्स में भी आती है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। भूमि के एक ही टुकड़े पर उत्पादन में विधि के लिए निम्नलिखित तरीकों का अपनाया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित तरीकों को अपनाया जाता है। सबसे पहले क्या है आपका, हम लोगों ने भी बताया है, इस बारे में बात की है। 2 तरीकों के बारे में भी हमने बात की है, एक है बहुविध फसल प्रणाली और एक है आधुनिक कृषि उपकरण एवं तकनीकों का उपयोग। तो बहुविध फसल प्रणाली क्या है, एक ही भूमि के टुकड़े पर एक से अधिक फसल उगाना बहुविध फसल प्रणाली कहा जाता है। ये निश्चय ही कुल उत्पादन में वृद्धि करता है। जब एक ही ज़मीन पे आप एक से ज़्यादा बार फसल को उगाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो है फसल में जो है बढ़ोतरी होगी। दूसरा है आधुनिक कृषि उपकरणों एवं तकनीकों का उपयोग, यानी कि HYV बीज, यानी कि अधिक उपज वाले बीज, ट्रैक्टर, नलकूप, हार्वेस्टर, थ्रेसर, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक का उपयोग एक भूमि पर के टुकड़े पर करने से भी उसकी उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, यानी कि उसकी उत्पादकता जो है उसमें वृद्धि होगी। तो ये 2 प्रणाली है। तो बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 1 हेक्टेयर भूमि के मालिक किसान के कार्य का ब्यौरा दीजिए। जिसके पास 1 हेक्टेयर भूमि है उस किसान के मतलब ऐसे मालिक किसान का आपको ब्यौरा देना है काम का। तो 1 हेक्टेयर भूमि की मात्रा एक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत कम है, इसीलिए उसके द्वारा अपने जीवन यापन के लिए किए गए कार्य का ब्यौरा निम्नलिखित हो सकता है। खेतीहर मजदूरों के रूप में बड़े किसानों और जमींदारों के पास कार्य कर सकते हैं। वो अपने परिवार के सदस्यों को रोजगार के लिए शहरों में भेज सकते हैं। वो गांव के धनी लोगों के पास नौकरी कर सकते हैं। वो गैर कृषि कार्य जैसे पशुपालन, मछली पालन और मुर्गी पालन आदि का कार्य कर सकते हैं वो। तो अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मझौले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं, वे छोटे किसानों से कैसे भिन्न हैं? आइए उत्तर देखते हैं। बड़े एवं मध्यम किसान की पूंजी की आवश्यकता उनके द्वारा की गई कृषि कार्यों द्वारा उत्पन्न अधिशेष से सूचित हो जाती है। वह वित्तीय रूप से सबल होते हैं, इसीलिए उनके लिए सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से कर्ज प्राप्त करना आसान होता है। शहरों में कार्य करने वाले उनके परिवारों के सदस्य भी उनकी वित्तीय सहायता करते हैं। छोटे किसान बड़े किसान एवं साहूकारों से ऊंची ब्याज दर पर कर्ज प्राप्त करते हैं, जो उन्हें ऋणग्रस्तता के चंगुल में फंसा देती है। ठीक है, तो हम लोग ये समझ गए कि किस प्रकार से मझौले और बड़े किसान कृषि से कैसे पूंजी प्राप्त करते हैं और छोटे किसानों कैसे उनसे भिन्न है, क्योंकि छोटे किसान उनसे कर्ज लेने के दौरान उनके चंगुल में ऋण में फंस जाते हैं। ठीक है, ऋण जाल में फंस जाते हैं। आइए अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। सविता को किन शर्तों पर तेजपाल सिंह से ऋण मिला था? क्या ब्याज की कम दर पर बैंक से कर्ज मिलने पर सविता की स्थिति अलग होती? तो आइए देखते हैं इसके जवाब को। सविता निम्नलिखित 2 शर्तों पर तेजपाल से ऋण प्राप्त करती है। तेजपाल सविता को 24% ब्याज की दर से 4 महीने का कर्ज देता है, जो ब्याज की बहुत ऊंची दर है। सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के मौसम में उसे खेतों में श्रमिकों के रूप में 35 रुपये प्रतिदिन काम करेगी। मतलब वो अपना काम छोड़ के, अपने खेत का काम छोड़ करके अब ज़्यादा जिम्मेदारी लेते हुए उसके खेतों में भी काम करेगी। लेकिन वही अगर वो बैंक से लेती तो उन्हें क्या होता, ऋण कम देना पड़ता, ब्याज दर कम होता। तो यहाँ पे वो क्या हुई, उसका शोषण हुआ सविता का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न 12। अपने क्षेत्र के कुछ पुराने निवासियों से बात कीजिए और पिछले 30 वर्षों में सिंचाई और उत्पादन के तरीकों में हुए परिवर्तन पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट लिखिए। तो कैसे लिखिएगा बच्चों, देख लीजिए। देखिए, अपने क्षेत्र के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों से बात करने के पश्चात सिंचाई के साधनों में विकास की प्रक्रिया का ज्ञान हुआ, जो इस प्रकार है।
आपको ऐसे ही लिखना है। पहला, प्राचीन काल में सिंचाई के लिए कुआं और इस कुआं का इस्तेमाल किया जाता था, जैसे कि हम सब जानते हैं। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी की पर्याप्त रहट द्वारा की जाती थी। तालाब और नदी नाले के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। चौथा हो गया आपका, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सिंचाई की पद्धति में क्रांतिकारी परिवर्तन किए गए। इसके अनुसार पारंपरिक सेट और नलकूपों का उपयोग पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के लिए किया जाने लगा। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को देख लिए हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे कि आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। आपके क्षेत्र में कौन से गैर कृषि उत्पादन कार्य हो रहे हैं, इनकी एक संक्षिप्त सूचना बताइए। 13 नंबर का क्वेश्चन है। तो क्या क्या हो रहे हैं बच्चों? गन्ने से गुड़ और चीनी निकाला जा रहा है। खेतों में उत्पादित सब्जी फलों को शहरी बाज़ारों में बेचा जा रहा है। गांव से दूर एकत्र करके शहरों में आपूर्ति करना। सिलाई कढ़ाई प्रशिक्षण केंद्र का स्थापित करना। शिक्षित लोगों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गांव में और अधिक गैर कृषि कार्य प्रारंभ करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित है कार्य, देख लीजिए। परिवहन का विकास कर सकते हैं। उसी प्रकार हम शहरों में गांव में आवश्यक वस्तुएं जो महंगा मिलती हैं वहाँ पे हम लोग उसको उत्पादन कर सकते हैं। संचार के विकास द्वारा गांव को देश और विदेश से जोड़ सकते हैं। सरकार द्वारा गांव में उद्योग धंधा जो है उसको स्थापित कर सकते हैं। गांव में रोजगार के अवसर में वृद्धि करनी चाहिए, जो कि कर सकते हैं हम। ग्रामीण कल्याण योजना विकसित की जा सकती है। गांव में अच्छे पब्लिक स्कूल खोलकर गांव वालों को की जो शिक्षा स्तर है उसको उच्च कर सकते हैं हम। तो इसी प्रकार हम लोग ये सब कार्य जो है गैर कृषि कार्य को प्रारंभ कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा, हमने सारे क्वेश्चन आंसर्स को आज समझ लिया है और हम लोगों ने इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समाप्त कर लिया है। आगे वीडियोस में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स को देखेंगे और आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। आगे और भी कुछ इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हम लोग पढ़ेंगे और इस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। Like, share and subscribe the channel.